दोस्तों यहाँ से डॉक्टर स्टोन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर आप लोग सारा मजा मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशंस लाता रहूंगा। बट पहले जान लो कि डॉक्टर स्टोन की एक्सप्लेनेशन का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, फिर आकर ये वीडियो देखना यार, क्या ही जल्दी है। और अब बढ़ते हैं हम आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। ऑयल एक्वायर करने के बाद सेंकू उस नए नवेले ऑयल को टेस्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसने स्पेशली छोटी सी मोटर वाली बोट बनाई है। जैसे ही गैन उस मोटर बोट में ऑयल डालना शुरू करता है, वैसे ही टाइजू को उस लव पोशन की याद आ जाती है जो सेंकू ने फर्स्ट एपिसोड में उसके लिए बनाया था, जिस दिन सारी ह्यूमैनिटी पेट्रिफाइड हो गई थी। फिर सेंकू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि वो कोई लव पोशन नहीं था, वो गैसोलीन था। और गैसोलीन वो आखिरी चीज थी जो सेंकू ने पेट्रीफाई होने से पहले बनाई थी। ऑयल के मिलने की खुशी में वो लोग जब छोटी सी बोट पर ऑयल को टेस्ट करने के लिए जब तेजी से आगे बढ़े, तब उन्हें याद आया कि वो लोग कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं और अब लोग वापस जाने का रास्ता भी भूल चुके हैं। उनकी जब एक्साइटमेंट कम हुई तब सेंकू ने फैसला किया कि हमें अपने सफर के लिए एक्यूरेट डायरेक्शंस की जरूरत होगी, वरना हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तब सेंकू डिसाइड करता है कि हम अब बनाएंगे जीपीएस। और यह सुनकर बाकियों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्रोम के लिए सेंकू जीपीएस क्या होता है वो समझाता है। वो कहता है कि जीपीएस कार्स और सेलफोन्स में होते हैं जो सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए यूज किया जाता है, जिससे हम कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। और ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 4000 साल हो चुके हैं मानवता को पत्थर बने, तो सैटेलाइट्स जो अस्तित्व में थे वो भी हजारों साल पहले बंद होकर गिर चुके होंगे। इसलिए उन्हें स्टोन एज वाला कोई सस्ता जीपीएस चाहिए होगा, जिसके लिए उन सब ने मिलकर एक टावर बनाया है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स छोड़ता है आसमान में, जिसे एंटीना की मदद से रिसीव किया जाएगा, जो उन्हें रास्ता ढूंढने और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में उनकी मदद करेगा। मगर सिर्फ कुछ ही समय के बाद जब उन्हें स्टैटिक्स की आवाज आती है, तब यूक्यू घबरा जाता है, क्योंकि सेंकू के मुताबिक वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सेंकू कहता है कि जब हमने अपने स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स भेजे, तब किसी ने डेलिबरेटली सेम फ्रीक्वेंसी का यूज किया उन्हें मैसेज भेजने के लिए, कोई ऐसा जो शायद पहले ही रिवाइव हो चुका है। मोर्स कोड के जरिए उन्हें मैसेज मिलता है क्यों, यानी वाई। वहाँ जो कोई भी है वो भी तेज रेडियो वेव्स के जरिए उन्हें बार बार सिर्फ एक ही मैसेज भेज रहा है, और वो है क्यों, जिसे बार बार सुनकर क्रोम तो बावड़ा हो गया था। बट सेंकू ने ठंडे दिमाग से उससे बात करनी चाहिए। वो कहता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने सारी मानवता को पेट्रीफाई किया। मैं मरा जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। इनफैक्ट मैंने 3700 सालों तक इंतजार किया है। सेंकू और बाकियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें देखते ही देखते सब लोग, यानी सारे किंगडम ऑफ साइंस के लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके लिए सेंकू ने स्पेशल रूम बनाया है, जिसे सेंकू ने नाम दिया है एज यू कैन सी टैक्टिक्स चेम्बर। टाइजू, फ्रैंकोइज और कोहाकू इस बारे में ज्यादा सोचने और बहस में वक्त जाया करने के बजाय उन्हें लगता है कि ये सारा काम उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए जिन्हें वो मैसेज मिला है, क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। वो सब लोग, यानी जिन्हें कोहाकू ने नाम दिया है वाइस कमांडर्स, वो सब लोग एक बार फिर डिटेल्स में जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऋषि कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल इस काबिल नहीं है कि वो 3700 सालों तक सरवाइव कर सके, जिसका मतलब है उसने खुद को भी पेट्रीफाइड किया होगा। क्रोम कहता है कि देखो, ये जरूरी नहीं है कि वो वाई मैन जो भी हो वो हमारा दुश्मन हो, और ये बात अब तक साबित नहीं हुई है कि इसी ने पेट्रिफिकेशन बीम का यूज किया होगा। यहाँ क्रोम की बात बिल्कुल सही है, मगर सेंकू कहता है कि अगर वो हमारा दुश्मन नहीं भी होगा, तब भी हमें उसे दुश्मन समझकर ही कदम उठाने होंगे। ओवर प्रिपेयर्ड होना कोई गलत बात नहीं है। और फिर हमें पता लगता है कि जब सेंकू ने जब उससे बात की, तब वो जो कोई भी था उसने कनेक्शन काट दिया और कन्वर्सेशन वही समाप्त हो गई। और फिर सेंकू गोरिल्ला टीम, जिसे सेंकू पावर टीम कहता है, उनको वो कुछ काम देता है। वो सारा काम खत्म हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने किसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन बनाई है, जिसका साइंटिफिक नाम है ब्राउन ट्यूब। सेंकू ने इसको बनाने के बारे में काफी पहले ही सोच लिया था, जिसकी तैयारी भी उसने काफी पहले ही कर ली थी। मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी घुसा के और थोड़ा बहुत साइंस का ज्ञान पेल के सेंकू बाकियों को समझाता है कि ये डिस्प्ले कैसे काम करता है। और तब फाइनली यूकियो और हम सबको पता चलता है कि सेंकू क्या बनाने की कोशिश कर रहा था इतने वक्त से, और वो है फुल्ली इक्विप्ड रेडार, जिसे सेंकू ने रेडियो वेव्स के प्रॉपर यूज करने के लिए एंटीना और माइक के साथ जोड़ दिया है। सेंकू का बनाया हुआ ये आविष्कार किसी भी वेपन से कम नहीं है। जीपीएस रेडार उन्हें रास्ता खोजने में तो मदद करेगा ही,
मगर साथ में वो उसे भी ढूंढ निकालेगा जिसने वाई का मैसेज छोड़ा था, यानी वाई मैन। और साथ ही सोनार की मदद से ये समंदर में लंबे रास्तों के दौरान फ्रेश सी फूड ढूंढने में भी काम आएगा। इससे पहले सेंकू और बाकी साइंस किंगडम सिर्फ ब्लाइंडली चल रहे थे। अब जो कि उन्हें पता चला है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि उनके पास अब टारगेट है फॉलो करने के लिए। तो अब सेंकू और बाकी के लोग इस पेट्रिफिकेशन वाली मिस्ट्री को सुलझाने के और थोड़े करीब आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर रिसुई की बटलर और बाकी के लोग लोगों के लिए खाना बनाने में बिजी होते हैं। बट इट सीम्स गिनरो हैज सम टाइम टू स्लैक ऑफ। सेंकू यूकियो की राय पूछता है। वो चाहता है यूकियो उससे बताए जो डिवाइस यानी वो सोनार और रेडार जो उन्होंने बनाया है उनके बारे में वो क्या सोचता है। यूक्यू कहता है कि मैं कंसर्न हूँ रेडार के आउटपुट को लेकर, क्योंकि ऑर्डिनरी बैटरी सफर शुरू होने के सिर्फ कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। वो नहीं जानते कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। और सेंकू कहता है हम इस परेशानी को दूर करने के लिए शिप में बड़े बड़े इंजन इंस्टॉल करेंगे, जो हमें नेसेसरी पावर देगा सारे डिवाइसेस को चलाने के लिए। मगर उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो बड़े बड़े इंजन लगाने के लिए उन्हें ढेर सारे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, नॉट टू मेंशन टन्स ऑफ स्टील, आयरन और ऑयल। ऐसी चीजें जो किसी भी छोटे से लैब में नहीं बनाई जा सकती। एंड आई डाउट कि जो वर्कफोर्स सेंकू के पास अब मौजूद है वो काफी होगा पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए। सेंकू की ये सारी बातें सुनकर क्रोम को कुछ आइडिया आता है। वो चाहता है कि रेडार का इस्तेमाल करके वो सारी चीजें ढूंढी जाएं जो हमें मिल सके नेचुरली। और फिर क्रोम निकल पड़ता है अपने ही एक छोटे से सफर पर सारे एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। वो हर वो जगह जाता है जहाँ उसे लगता है उसे कुछ मिलेगा, और उन जगहों पर भी जहाँ वो बचपन में जाता था शाइनी स्टफ ढूंढने के लिए। जाने अनजाने ही सही, मगर वो क्रोम था जिसने रेडार को एक मेटल डिटेक्टर की तरह यूज किया, और उसे जो चाहिए वो उसे मिला भी। वो सेंकू को कॉल करके वहां आने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि उसने पूरी की पूरी लोहे की खदानें ढूंढ निकाली है। क्रोम बस खुश था, क्योंकि उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडार लिया, और सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्हें लोहे की पूरी खदानें ढूंढ निकाली। और फिर देखते ही देखते सेंको उन खदानों का पूरा नेटवर्क बनाने का काम शुरू करता है, और काम को और आसान करने के लिए वो माइंड कार्ड को भी बनाता है। और चैप्टर के आखिरी पेज पर हम साइंस किंगडम के रिसोर्सेज नेटवर्क का एक छोटा सा नक्शा भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो डॉक्टर स्टोन का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। बट चैप्टर के अंत में एक एडिशनल पेज है, जिसे हमें पता चलता है कि जब ऑफिशियल मांगा यहाँ पर पहुंची थी, तब उसी वक्त के दौरान डॉक्टर स्टोन एनिमे अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट हुई होगी। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना पीछे चल रहे हैं। अब खैर हम भी कभी ना कभी कैचअप कर ही लेंगे। बट रही बात उस डुक्कर की जिसने सेंकू को सागरा ऑयल फील्ड्स तक ले गया, तो अब वो डुक्कर भी साइंस किंगडम का ही एक नागरिक बन चुका है। एटलीस्ट मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अब वो डुक्कर फ्रैंकोइस और बाकियों की मदद करता है मशरूम्स और बाकी के एडिबल वेजिस को ढूंढने में। तो दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक लाइक ज़रूर कर देना। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट हो, तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।